हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस के अनदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन के टॉपिक को समझा, पार्ट 2 में हमने ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा। तो आज का जो हमारा पार्ट होने वाला यानी पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3, इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है और क्या-क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होते हैं, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। यानी ओवरऑल आज का जो हमारा चैप्टर है वो रेस्पिरेशन के बेसिक्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब आज हम रेस्पिरेशन के बेसिक को समझेंगे। हर लेक्चर की शुरुआत से पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आज हम फिर से प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमने लेक्चर नंबर 2 या पार्ट 2 में हमने किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था, अगर हम उसके बारे में रिवाइज करें तो हमें पता है हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक देखा था कि किस तरीके से हमारे फूड का डाइजेशन होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये देखा था कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो दो चीजों से मिलके बना है। एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, एक हमारी लॉन्ग हॉलो ट्यूब थी जिसके अंदर हमारे काफी सारे पार्ट्स आ रहे थे, और एक हमारे पास इसमें वो क्या था, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स थे। सबसे पहला था हमारा इसमें माउथ, देन ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, नेक्स्ट था हमारा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स रेक्टम, एंड लास्ट हमारा क्या था इसके अंदर, एनस। इसमें क्या था, माउथ से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट था और एनएस पे आके फिनिश था। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमारे पास 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। एक थी हमारी इसमें सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड थी हमारी इसके अंदर लीवर, थर्ड थी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और फोर्थ थी हमारी इसके अंदर पेनक्रियास, जिसमें लीवर क्या थी, हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड थी। तो ये क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलके बना है। एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो हमारा फूड है वो माउथ से एंटर करता है और एनएच से बॉडी से बाहर जाता है। अब इसी पूरे प्रोसेस के तरफ हमारे 5 प्रोसेस और होते हैं जिनको हमने पर्टिकुलर एक नाम दिया है। जैसे इंजेशन, फूड इनटेक करेंगे हम माउथ में, उसे इंजेशन बोलेंगे। देन उसका डाइजेशन, उसके बाद उसी फूड से हम चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड के अंदर, तो इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किए गए जाने के बाद उससे एनर्जी मिलती है बॉडी को, एनर्जी को प्रोड्यूस करना हमारा एसिमिलेशन कहलाता है, और बॉडी से वेस्ट को रिमूव आउट करना वो हमारा वहाँ पे इजिशन कहलाता है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरा ये मैकेनिज्म होता है, जिसमें ये 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो फूड है वो माउथ में जाएगा। माउथ में हमारा टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। टीथ उस फूड को क्या करेगा, चबाने में हेल्प करेगा। टंग उसको रोल डाउन करके सलाइवा के साथ मिक्स करेगा, और सलाइवरी ग्लैंड वही सलाइवा सिक्रीट करके उसको स्टिकी सा और चिपचिपा सा बनाती है ताकि वो स्वेलो हो सके, निगल सके, और खाना कहाँ आएगा, देन ईसोफेगस पर आएगा। तो माउथ से खाना कहाँ गया, ईसोफेगस पे। ईसोफेगस में हमारी क्या हो रही थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से खाना जो है वो पुश डाउन होके स्टमक पे जा रहा था। स्टमक हमारा जे शेप ऑर्गन है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, जो अपने अंदर से एचसीएल पेप्सिन को रिलीज करती है। एचसीएल के रिलीज करने से पेप्सिन एंजाइम हमारा वर्क करता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और उस स्टमक को एचसीएल से बचाने के लिए उसके ऊपर म्यूकस की लाइनिंग देखने को मिलती है। अब खाना स्टमक से कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे लीवर और पेनक्रियाज अपने सिक्रीशन भेजते हैं, जिससे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था फूड का। कैसे, जो लीवर है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, और गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। जैसे ही बॉडी को नीड होगी वो बाइल जूस उसमें से सिक्रीट होगा,
किसमें से? बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस सिक्रेट होगा और जो हमारे बड़े-बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, वो छोटे-छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में चेंज होंगे, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और उसी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को और छोटा-छोटा करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज अपने उसमें से पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो अल्कलाइन मीडियम पे ही काम करता है, और उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम किसका है? लीवर से सिक्रेट हुए बाइल जूस का। अब पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला है, उसमें हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं 3, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, लाइपेज उस इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर सारे जो फैट के पार्टिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएंगे, जिसमें जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा कि जो हमारे प्रोटीन्स है वो फाइनल डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड में चेंज होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में चेंज होंगे, देन हमारा जो फैट है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज होगा। उसके बाद हमारा पूरा फाइनल डाइजेशन हो गया। अब जो भी हमने खाना खाया उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। मतलब अब क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से सारे एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और बचा कुचा रेस्ट मटेरियल जो भी होगा, बचा कुचा अनएब्सॉर्ब फूड होगा, वो कहाँ आ जाएगा? रेक्टम पे आके टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। जैसे ही बॉडी हमें को कमांड देगी, रिफ्लेक्स देगी, देन हम एनस के थ्रू उसे बॉडी से रिमूव आउट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा समराइज डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ चीजों को रिमाइंड कराने के लिए हमने एक समराइज किया है। तो आज का लेक्चर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। हमारा जो आज का लेक्चर है वो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसको रिकॉल कराने का रीजन ये था कि हम पिछली क्लास का कुछ भी भूले नहीं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, आज के टॉपिक्स क्या हैं? आज के हमारे टॉपिक्स हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। देखो हमारे को कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा था? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, कैसे कैसे उसके पाथ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, कितने टाइप्स के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनोरोबिक, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखूंगी, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट क्या है? वो है हमारा पॉइंट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग नॉर्मल लैंग्वेज में सुना ही होगा। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग का काम क्या होता है? ब्रीथिंग में जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान होता क्या है? उस टाइम पे हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। ठीक है, तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं वहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस
वो कौन सी गैसेज़ हैं? O2 एंड CO2, मतलब जब हम साँस लेते हैं तो O2 जाती है बॉडी के अंदर, और जब हम साँस छोड़ते हैं बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ब्रीथिंग के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, हैव 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। पहला क्या होता है? इन्हेलेशन। इन्हेलेशन, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? इंस्पायरेशन। मतलब हिंदी में अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, साँस लेना, मतलब जब हम साँस लेते हैं यानी O2 हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्हेलेशन या फिर इंस्पायरेशन। उसी तरीके से जब हम बॉडी से साँस को बाहर छोड़ते हैं यानी CO2 को बाहर रिमूव करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। ये दोनों टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अजीब-सी हैं, याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम साँस लेते हैं यानी O2 CO2 की गैसेज़ का एक्सचेंज करते हैं, तो उस दौरान पे 2 स्टेप होते हैं। साँस को अंदर लेना है, जब हम इन्हेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्हेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, और जब हम बॉडी से बाहर CO2 को रिमूव आउट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन, ठीक है? अब देखो, इन्हेलेशन और एक्स ब जो हमारी एक्सहेलेशन है वो 1 मिनट में या फिर ये बोलो कि वो होती क्या है, उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है हमारा, ब्रीथिंग रेट इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ ब्रीथ, मतलब हम कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं, वो हमारा हमारा क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग रेट कहलाएगा। जैसे अगर मैं ब्रीथिंग रेट की बात करूं, तो जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की, वो होती है 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी 12 से 20 बार ब्रीथ करते हैं हम। 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है? ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं। देखो, ब्रीथिंग मतलब गैसेस का एक्सचेंज, तो ब्रीथिंग रेट क्या हुआ? हम कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा ब्रीथिंग रेट। और 1 मिनट में एक ह्यूमन बीइंग कितनी बार ब्रीथ करता है? 12 टू 20 टाइम्स वो ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है? उतनी देर से हम ब्रीथिंग रेट, ब्रीथ ब्रीथ कितनी बार होती है 1 मिनट में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी ब्रीथ? हम ब्रीथ कर ही क्यों रहे? क्यों हम साँस ले रहे हैं? तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, जब हम इन्हेल और एक्सहेल करते हैं, उस दौरान पे हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर किसकी प्रोडक्शन होती है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब वो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे, देखो। इन्हेलेशन, देखो इन्हेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस जाती है? O2। O2 के जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी, इनहेल करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है उसके अंदर, देन वो लंग्स से कहाँ जाएगी?
ब्लड के अंदर। वो जो भी हमारी O2 है वो लंग्स के थ्रू कहाँ गई? ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो हमारा O2 है वो क्या होगा? वो ग्लूकोज में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? ग्लूकोज में चेंज होगा। और ग्लूकोज जो हमारा चेंज होगा, उस ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है, यानी ग्लूकोज में चेंज हुआ, ऑक्सीजन की मदद से हमारी किसकी प्रोडक्शन हुई? एनर्जी की प्रोडक्शन हुई। अब एनर्जी की प्रोडक्शन हुई जब, यानी एटीपी की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, देखो, जब हम लोगों ने O2 को इनहेल करा, O2 इनहेल होके लंग्स में गया, लंग्स से वो ब्लड में गया, ब्लड में वो O2 क्या करेगी? ग्लूकोज के साथ मिल करके एनर्जी का फॉर्मेशन करेगी, साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो CO2 है, ये रही हमारी CO2, लेकिन ये जो हमारा H2O है, ये एज अ वेस्ट रहेगा, लेकिन जो CO2 है वो दोबारा से ब्लड में जाएगा। देन वो ब्लड से फिर से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और लंग्स से एक्सहेल होके बॉडी से बाहर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमने सांस ली, O2 गया, और जब सांस छोड़ी तो CO2 बाहर आ गया। इस O2 और CO2 के बीच में ये जो गैपिंग है, उसके बीच में क्या हो रहा है? वहां पे ये हो रहा है, और इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई होगी, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस को लेना और सांस को बाहर रिमूव आउट कर देना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम सांस के दौरान सांस लेते हैं, जब उस दौरान जो हमारे पास ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करना और एज अ वेस्ट उसमें से CO2 को प्रोड्यूस कराना, वो हमारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का प्रोसेस चलता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, क्या बोला गया है, देखो। इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, देन वो दोबारा से लंग्स में गया, लंग्स से वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जो भी हमारा O2 है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? एनर्जी में, वाटर में और CO2 में। वाटर हमारा एज अ वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी को बॉडी यूज कर लेगी, और जो CO2 है वो ब्लड के थ्रू दोबारा से लंग्स में आएगा, और लंग्स से हमारा एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। और जो भी ये हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से, वो हमारे सेल लेवल पे होगा। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बात। अब हम मेजरली डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है हमारे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में, यानी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन से किस हिसाब से डिफर है, और हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को अलग अलग क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफरेंस देखेंगे किस किस के बीच में। एक है हमारा इसके अंदर ब्रीथिंग, और नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में मेजर क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन से अलग है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में? जो ब्रीथिंग है वो एक प्रोसेस है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का मतलब सांस को लेना और बॉडी से रिमूव आउट करना, वो हमारा क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। तो यहाँ पे हम ब्रीथिंग के बारे में क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर
इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर एयर को लेके जाना और लंग्स से एयर को बाहर रिमूव आउट करना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। वहीं अगर मैं रेस्पिरेशन के बारे में बात करूँ तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? एनर्जी की। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? ग्लूकोज टूट के क्या बन रहा था? एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके? एनर्जी। सेकंड हमारा ब्रीथिंग में क्या है? जो हमारा ब्रीथिंग है वो लंग्स में होता है, यानी इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, क्योंकि लंग्स के थ्रू ही O2 और CO2 बाहर आ रही है। और लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल पे होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट टेक प्लेस इन ऑल सेल्स, यानी ये सभी सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, जो ब्रीथिंग है वो एक नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है, यानी इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्या करना है? इनहेल और एक्सहेल करना है। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन है वो हमारा एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से, और वो न्यू प्रोडक्ट क्या है? वो है हमारा एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन एक हमारा कैसा प्रोसेस हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। फोर्थ में हम देखेंगे कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस दौरान हमारी किसी भी तरीके की एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, यानी एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करा रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा था तो ग्लूकोज से क्या बन रहा था? एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, यानी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो ये हो गया हमारा मेजर डिफरेंस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ब्रीथिंग क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस को लेना यानी O2 को अंदर इनहेल करना इज इनहेलिंग, और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना इज एक्सहेलिंग। यानी एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, जो लंग्स के अंदर होता है। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम? जो भी हमारा ग्लूकोज बनता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके। ब्रीथिंग हमारा लंग्स में होता है, रेस्पिरेशन हमारे सारे सेल्स में देखने को मिलता है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके के नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। रीजन ये है, वहां पे जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी बना रहा है। ब्रीथिंग के दौरान हमें किसी भी तरीके की कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं दिखाई देगी, लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक हमने ब्रीथिंग और
रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस देखा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो हमारे 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन प्रेज़ेंट हैं। एक है हमारा इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो O2 की प्रेजेंस में होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ O2, O2 की मौजूदगी में जो हमारा रेस्पिरेशन होगा, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसी के साथ-साथ जो हमारा ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमारे 2 टाइप्स प्रेजेंट हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हमारा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हमारा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका मतलब ये है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अगर हमारा अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं और अगर हमारा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो हम उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ग्लूकोज था रेस्पिरेशन के दौरान पे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब हम करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। मतलब अब हम डिफरेंट टाइप से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है, यहाँ पे ग्लूकोज को मेंशन करेंगे। ग्लूकोज हमारा कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12। C6H12O6 यानी ये हमारा 6 कार्बन का क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इस 6 कार्बन को मॉलिक्यूल को हम साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर। उस साइटोप्लाज्म के अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लाइको लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी अब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से वो जो ग्लूकोज है वो चेंज टूट करके किसमें बन जाएगा, पाइरुवेट की फॉर्मेशन करेगा। अब वो पाइरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो है हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और साथ ही साथ किसकी प्रोडक्शन होगी, एनर्जी की भी प्रोडक्शन होगी। अब क्या होगा, देखो हमने वहां पे 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़ा, एक था हमारा एब्सेंस में और एक था हमारा प्रेजेंस में। अब यहाँ पे ये पाइरुवेट के अंदर हमारी 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा ये जो पाइरुवेट है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो।
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब वहां पे हमारी O2 प्रेजेंट ना हो। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का जो हमारा रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? ईस्ट के अंदर यानी फंगस के अंदर। ईस्ट में क्या होता है, जैसे ही हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, वो जो हमारा पाइरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो किसमें चेंज हो जाएगा? इथेनॉल में। और हमें पता है इथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? अल्कोहल। जो हमारा इथेनॉल है वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और इसी के साथ-साथ इथेनॉल की फॉर्मेशन के साथ-साथ किसका फॉर्मेशन होगा? CO2 और एनर्जी का। नेक्स्ट होगा हमारे पास पाइरुवेट का ही ब्रेकडाउन किसमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, एकदम खत्म भी नहीं है एकदम ज्यादा भी नहीं है, बस ऑक्सीजन की कमी है। और ये किसके अंदर होता है? हमारी जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर हमें ये रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो मसल सेल्स के अंदर क्या होगा? जैसे ही लैक ऑफ O2 होगा तो जो हमारा पाइरुवेट है वो चेंज हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? ये भी हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और साथ ही साथ किसकी फॉर्मेशन होगी? यहाँ पे एनर्जी की भी प्रोडक्शन होगी। अब देखो एब्सेंस ऑफ O2 देख लिया, लैक ऑफ O2 देख लिया, अब आती है बारी प्रेजेंस ऑफ O2 की। तो जब हमारा O2 प्रेजेंट होगा यानी O2 हमें उसमें वहां पे प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंस ऑफ O2 यानी हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ह्यूमन बींग्स के अंदर एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो हमारा पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CO2 प्लस का H2O एंड प्लस एनर्जी में। तो ये क्या था? ये था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। देखो यहाँ पे एक बार फिर से इसको समराइज करेंगे। क्या बोला गया है कि जो हमारा ग्लूकोज था रेस्पिरेशन के दौरान पे क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमने क्या करा? यहाँ पे जो ग्लूकोज है C6H12O6 यानी 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराएंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। यहाँ पे हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा जिससे क्या बना? हमारा पाइरुवेट जो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और साथ ही साथ किसकी प्रोडक्शन हुई? एनर्जी की। अब ये जो हमारा पाइरुवेट यानी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो एब्सेंस ऑफ O2 में क्या प्रोडक्ट बनाता है? लैक ऑफ O2 में क्या प्रोडक्ट बनाता है? और प्रेजेंस ऑफ O2 में क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हम देखेंगे। तो देखो जब एब्सेंस ऑफ O2 हुआ यानी O2 हमारा प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंडीशन किस में होगी? ईस्ट में होगी, जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि ईस्ट की कंडीशन में जो हमारा पाइरुवेट है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी के अंदर। जिसमें जो हमारा इथेनॉल है वो कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है? वो है हमारा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें लैक ऑफ O2 मतलब जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी, ना वो एब्सेंट होगा ना वो प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में हमारा लैक्टिक एसिड यानी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। एंड लास्ट प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा पाइरुवेट है वो चेंज हो जाएगा CO2 H2O और एनर्जी के अंदर। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखो यहाँ पे हमारे पास वही बोला गया है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो किसमें चेंज हुआ? पाइरुवेट में। और किसकी फॉर्मेशन हुई? एनर्जी की। साथ ही साथ उसके बाद पाइरुवेट ईस्ट में लैक ऑफ O2 में चेंज हुआ एथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। देन पाइरुवेट चेंज हुआ लैक ऑफ O2 मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और पाइरुवेट हमारा ब्रेकडाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
O2 के प्रेजेंस में किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये हमारा जो यहाँ पे टेबल्स था उसी का क्या है? एक समराइज फॉर्म है जिसमें हमें सारे ग्लूकोज के पाथवेज के बारे में दिया हुआ है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो, अगर हमारे से समराइज में फ्लो चार्ट में पूछेगा तो हम वहां पे उस वाले कंटेंट को लिखेंगे, मतलब जो हमने यहाँ पे बनाया है। अगर वो हमसे समराइज फॉर्म में पूछेगा तो देखो क्या होगा, क्या क्या रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, इस कंडीशन में क्या होगा, हम ग्लूकोज को पाइरुवेट में चेंज करेंगे। दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, ये स्टेप कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, जिसमें जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन होगा किसके अंदर? पाइरुविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का एटम है, लेकिन जो पाइरुविक एसिड हमारा बनेगा वो कितने कार्बन का एटम होगा? 3 कार्बन का एटम होगा। उसके बाद फेट ऑफ पाइरुविक एसिड का क्या होगा? ब्रेक डाउन दोबारा से होगा, यानी फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुविक एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा पाइरुवेट है, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज था वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जिससे टूट के हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यानी पाइरुवेट की फॉर्मेशन हुई। अब वो पाइरुवेट की जो ब्रेक डाउन है वो फर्दर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन वो उस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, इट कैन बी एरोबिक रेस्पिरेशन और इट कैन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केसेस के हिसाब से वहां पे हमारा पाइरुवेट का दोबारा से ब्रेक डाउन होगा और फर्दर हमें वहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट इथेनॉल, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब क्या एक क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है? पेन इन मसल्स ड्यूरिंग रनिंग, पेन इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग। पेन होता है लेग की मसल्स में रनिंग के दौरान, उस कंडीशन में होता है क्या है? देखो, व्हेन समवन रन्स टू फास्ट, जब कोई बहुत ज्यादा तेजी से रनिंग करता है, रन करता है, ही में एक्सपीरियंस थ्रोबिंग पेन इन द लेग मसल्स, वो एक्सपीरियंस करेगा कुछ पेन को अपनी लेग की मसल्स पे। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मसल्स के अंदर होता है। इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में देखो क्या बोला गया है कि एक पर्सन है वो कंटिन्यू रन कर रहा है, कोई फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो बहुत तेजी से रनिंग कर रहा है, तो उस रनिंग करने के बाद जो वो रुकेगा उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है। तो और हमें पता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में जो हमारा पाइरुवेट है वो किसमें चेंज होने लगता है? लैक्टिक एसिड में चेंज होने लगता है, और ये हमारा एक तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि जब कोई आदमी या कोई समवन रन्स टू फास्ट, जो बहुत तेजी से भागता है, वो अपनी मसल्स में पेन को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग रनिंग, रनिंग के दौरान द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेस, जब कोई इंसान रनिंग करता है तो उस कंडीशन में जो उसकी मसल सेल्स होती है उसकी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज कंपनसेटेड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द प्रोसेस। तो उस डिमांड को कंपनसेट करने के लिए वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड
उस लैक्टिक एसिड का लेग मसल्स पे डिपोजिशन होना, इकट्ठा होना, वो क्या करता है, वो पेन कॉज करता है लेग की मसल्स में। द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, मतलब और उस पेन से हमें रिलीफ भी मिल जाता है अगर हम अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखें। क्यों? क्योंकि वो जो लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो पेन इन लेग मसल सेल्स व्हाइल ड्यूरिंग, इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि लैक ऑफ O2 में किस तरीके से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और वो लैक्टिक एसिड किस तरीके से बॉडी के अंदर लेग मसल्स में पेन को एक्सपीरियंस करा रहा है। नेक्स्ट दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समराइज। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जिसमें पायरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज होगी, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी हमारा फॉर्म होगा एंड प्रोडक्ट के अंदर। और वहीं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन को कराते हैं, जिसमें हमारा पायरुविक एसिड या तो इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा यानी इथेनॉल में चेंज होगा, या तो फिर वो लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। इथेनॉल कब होगा? जब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा माइक्रोब्स के अंदर जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया में। और लैक्टिक एसिड हमारा कब फॉर्म होगा? जब हमारा माइक्रोब्स के साथ साथ वो मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो ये तो हो गया हमारा वही एरोबिक एनारोबिक के बारे में समराइज फॉर्म। अब मेजरली जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस पर्पस से एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रेस्पिरेशन के बीच में एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस को देखेंगे। अब किसके बीच में डिफरेंस देखना है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के मेजरली डिफरेंट क्या है? सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए O2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे O2 इज रिक्वायर्ड। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे O2 नॉट रिक्वायर्ड। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है? इट अकर्स साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन होगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली होगी उसके अंदर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म।
थर्ड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, वो ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। लेकिन वहीं जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे हमारा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। फोर्थ डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक में, कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें हमारे को लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी, यानी लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, CO2 और H2O। यानी जब एनारोबिक हो सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CO2 और H2O। लेकिन वहीं अगर हम एनएरोबिक के बारे में बात करें तो एनएरोबिक में जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, O2, इथेनॉल जिसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, लैक्टिक एसिड भी मिलेगा। तो मेजर डिफरेंस क्या-क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, सबसे पहला ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक में O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक जो होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन जो हमारा एनारोबिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन एनएरोबिक में हमारा ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनएरोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और वहीं एनएरोबिक कंडीशन में हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो O2 इथेनॉल यानी अल्कोहल, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड होगा। अभी तक हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये जो हमारे गैसेस एक्सचेंज है ये हमने सेलुलर लेवल पे तो देख लिया, अब वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर होते हैं तो हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ डज
एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, मतलब किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इन गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्या क्या पाथवेज हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले देखो, एयर जो है वो हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू, यानी जब हम इनहेलेशन करेंगे, इनहेलेशन के दौरान हम किस गैस को अंदर लेंगे, O2 को लेंगे। तो वो जो O2 है वो किसके अंदर जाएगी, नोस्ट्रिल्स के अंदर जाएगी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। उस नोस्ट्रिल से होते हुए वो O2 कहाँ जाएगी, नेसल पे जाएगी। नेसल से इसका जो पाथवे होगा, नेसल पैसेज से जो इसका पाथवे होगा वो होगा हमारा फेरिंग्स पे। देन फेरिंग्स से हमारा जो एयर है वो जाएगा लेरिंग्स पे। लेरिंग्स से जो हमारी CO2 है वो जाएगी ट्रैकिया पे। देन ट्रैकिया से जो हमारी O2 है वो जाएगी ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई से वो जाएगी हमारी ब्रोंकियोल्स पे, ब्रोंकियोल्स। एंड ब्रोंकियोल्स से लास्ट जाएगी एल्वेलाई पे। अब देखो होगा क्या, ये जो हमारा O2 है वो नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ आया, पहले जो O2 है वो इनहेलेशन के दौरान नॉस्ट्रिल्स पे गया। देन नॉस्ट्रिल्स नाक के छेद जिसे हम बोलते हैं, वहां से नेसल पैसेज के थ्रू वो फेरिंग्स पे जाएगा। देन फेरिंग्स से लेरिंग्स पे जाएगा O2। O2 फिर जाएगा ट्रैकिया पे, ट्रैकिया से जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जाएगा ब्रोंकियोल्स पे, और ब्रोंकियोल्स से जाएगा एल्वेलाई पे। अब क्या होगा, एल्वेलाई उस O2 का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होने के दौरान जो भी हमारा CO2 होगा उस CO2 को दोबारा वो ब्रोंकियोल्स पे भेजेगी। ब्रोंकियोल्स से दोबारा ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नेसल पैसेज के थ्रू नॉस्ट्रिल से होते हुए वो बॉडी से एक्सहेल हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। यानी अब कौन सी गैस बॉडी से रिमूव होगी, CO2 बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ह्यूमन हीमोग्लोबिन के बारे में हम पढ़े तो देखो, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। मानो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी सेल है, ये है हमारी एक आरबीसी की सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक है, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं साथ ही साथ में। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स और इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स में होता है क्या है, यहाँ पे हमारी बाइंडिंग साइट्स होती है, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ पे जो होगी हमारी बाइंडिंग साइट होगी ऑक्सीजन की, जिसमें हमारे O2 बाइंड होंगे। ठीक, ये O2 हमारे यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। अब इस O2 में, या फिर हम ये बोले जो ये आरबीसी है, सबसे पहले किसकी वजह से रेड है, ये सिर्फ रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से। जो हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से रेड है। और इस हीमोग्लोबिन को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ये हमारे पूरे O2 को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर के जाएगी। तो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पिगमेंट के अंदर क्या होता है, ये आयरन कंटेनिंग होते हैं, यानी इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, Fe। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो O2 के साइड बाइंड करके ही एक जगह से दूसरी जगह तक O2 को लेके जाती है। अगर हम एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें कि हीमोग्लोबिन की क्या क्या एफिनिटीज हैं, किस हिसाब से वो बाइंड करता है, तो जो हमारा एफिनिटी है किसकी, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, वो किस तरीके से बाइंड करता है, किसका अमाउंट या किसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो जो होती है हमारी हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा होती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, देन O2,
एंड लास्ट हमारा हो गया CO2। ठीक है, ज्यादातर जो हमारा CO2 होता है जो वो मोर सॉल्युबल होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, मोर सॉल्युबल इन ब्लड, और ये डिजोल्व फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, यानी ये डिजोल्व फॉर्म में होता है ताकि हम इसको क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया कि हीमोग्लोबिन हमारा एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसके अंदर एफिनिटीज होती हैं अलग अलग गैसेस के साथ बाइंड करने की। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, देन O2 के साथ, उसके बाद CO2 के साथ। तो जो हमारा ये हीमोग्लोबिन है वो O2 के साथ बाइंड होता है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक ह्यूमन बॉडी में O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसमें से क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, एक क्वेश्चन आता है हमारा, बताओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो वो है हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है और किसके साथ कम। इसी के साथ साथ जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ ही रहे हैं तो एक टॉपिक और है हमारा इसके अंदर, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, सांस लेने के बाद या सांस छोड़ने के बाद जितना भी अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एयर that remains in a person's person's lungs even after maximum exhalation और फोर्सिबल एक्सहेलेशन। देखो, मैक्सिमम एक्सहेलेशन और फोर्सिबल एक्सहेलेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम समझेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर किसी पर्सन के लंग्स में बच जाता है जब वो ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करता है या वो फोर्सफुली एक्सहेल करने की कोशिश करता है। उस दौरान जो भी हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होगी, जो भी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम टोटल कितनी रहती है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद या मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद भी हमारे बॉडी के अंदर 1100 से लेके 1200 तक ml जो है रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब 1200 ml तक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है। तो ये एक अनदर क्वेश्चन है MCQ के लिए। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे, एक हो गया हमारा इसके अंदर हीमोग्लोबिन वाला, देन हो गया उसके एफिनिटी के ऊपर, और नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पर होता है आज का हमारा लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने ओवरऑल अपने रेस्पिरेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, एरोबिक, एनारोबिक, रेजिडुअल वॉल्यूम, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, और किस किस तरीके के हमारे रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज का क्या क्या पाथवे है, यानी यहाँ पे आज के हमने रेस्पिरेशन के बेसिक को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें, आज के हमारे मेन मेन पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहला था ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। देन हमारा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन से थे, एक था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक था हमारा इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनएरोबिक के भी टू फॉर्म्स थे, एक था हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड नेक्स्ट था हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
इसी के साथ-साथ हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा, किसके अंदर वेरियस पाथवे में किस-किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा था, किस तरीके से एनारोबिक में हो रहा था। नेक्स्ट हमने एरोबिक वर्सेस एनारोबिक यानी एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस देखा, जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक हो गया 1 सेकेंड ये वाला पॉइंट, यानी ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। थर्ड हो गया हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एंड लास्ट हमने ह्यूमन हीमोग्लोबिन के बारे में देखा कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन किस तरीके से हेल्प करता है O2 के साथ बाइंड करके O2 को एक जगह से दूसरी जगह तक यानी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में। तो अगर मैं आज के लेक्चर के बारे में बताऊं, आज के लेक्चर से क्वेश्चन 4 से लेके 5 तक एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेशन का बेसिक है वो ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज के लेक्चर में तो हमने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन के बेसिक को समझा, क्या क्या हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी के ऊपर, उसमें हम रेस्पिरेशन कैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे पैसेज देखा, पाथवे देखा कि नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स। अब ये चीजें होती क्या है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से अपने रेस्पिरेशन को समझेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम रेस्पिरेशन को और ब्रीफली अच्छे से समझेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर।